हेलो बच्चे, कैसे हैं बेटा आप लोग? सब बढ़िया? गुड। तो बेटा, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट सम एस्पेक्ट्स और सम द बेसिक एस्पेक्ट्स अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। चैप्टर नंबर 3 है आपका एनसीईआरटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसी में हम आज आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप्चुलेट कराना चाहूंगा। हमने डिस्कस किया था थर्मल वेलोसिटी, हमने डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हमने डिस्कस किया था रिलैक्सेशन टाइम। थोड़ा सा मैं रिकैप्चुलेट करा दूं आपको, क्योंकि आज जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं उनके अंदर ये तीनों के तीनों एस्पेक्ट काम आएंगे। थर्मल वेलोसिटी क्या थी? थर्मल वेलोसिटी वो थी कि किसी कंडक्टर के ऊपर रूम टेम्परेचर के ऊपर जो रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का ना, इधर उधर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर के ऊपर, और वो मूव कर रहे होते हैं 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑन एन एवरेज फॉर कंडक्टर। तो जो रैंडम मोशन उनका हो रहा होता है उस टाइम रूम टेम्परेचर पे उनको वो वेलोसिटी मिली होती है, इसलिए उसको बोलते हैं हम थर्मल वेलोसिटी। फिर हमने बात करी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब होती है? जब आप किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि आपने बैटरी का एक सोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल बैटरी को आपने उसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो क्या होता है, जैसे आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलना चालू हो जाता है, और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वो जाने चालू होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि कंजन बढ़ जाता है, और अदर वर्ड्स वी कैन से रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, और जब उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, उनके लिए जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि वो आयन के साथ कोलाइड करते हैं, एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, तो उसकी वजह से जो फाइनली वो वेलोसिटी एक्वायर करते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है खिसकना, तो खिसक खिसक के वो वेलोसिटी एक्वायर कर रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास था, जो तीसरा मैंने आपको एस्पेक्ट बताया था, वो बताया था रिलैक्सेशन टाइम का। कि रिलैक्सेशन टाइम क्या था? जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, जब बैटरी आपने लगा दी होती है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं ड्रिफ्टिंग के दौरान, तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराया, रास्ते में थोड़ा गैप था, उसको बोलते हैं फ्री स्पेस, फिर दूसरे इससे टकराने के बाद फिर दूसरे से टकराया, फिर तीसरे से टकराया, ऐसे कोलाइड कर करके वो जा रहे होते हैं। तो the average time taken between successive collisions of electron in the presence of external electric field is known as relaxation time। जितना भी टाइम लगता है उनको ऑन एन एवरेज, क्योंकि कभी वो टाइम ज्यादा लगेगा, कभी टाइम कम लगेगा, इसलिए हम एवरेज टाइम की बात करते हैं, और फिर रिलैक्सेशन टाइम को हम डिनोट करते हैं सिंबल टाउ से। ठीक है, ये सिंबल था टाउ। अब हमको बात करनी है आज जो हम कर रहे हैं, दैट इज द वेरी फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला इसका डेरिवेशन है ये, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ। इसके बीच में आपको रिलेशन देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कंसीडरेशन बता दूं, आप चाहे तो मेरे साथ साथ इसको नोट कर सकते हैं कंसीडरेशन को, क्योंकि कंसीडरेशन जरूर लिखनी होती है डेरिवेशन के अंदर। अच्छा, कंसीडरेशन क्यों लिखनी होती है डेरिवेशन के अंदर, ये मैं आपको बताऊं। एक्चुअली क्या होता है, कंसीडरेशन में दो एस्पेक्ट होते हैं। पहली बात, उस चीज की समरी जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा बताएगा कंसीडरेशन। और दूसरी बात ये, वो ये बताता है कि आपने कौन सा सिंबल किस चीज के लिए यूज किया है। अगर मान लीजिए कि मैं सिर्फ एन लिख देता हूं, डेरिवेशन करते हुए मैं एन यूज करता हूं, और मैंने नहीं बताया कि एन क्या है, तो फिर आप इसको गैस नहीं कर सकते, क्योंकि एन को आप सिर्फ नंबर भी मान सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये नंबर ना होकर नंबर डेंसिटी हो जाए तो इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, तब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो कंसीडरेशन लिखने के एस्पेक्ट ये होते हैं कि एक तो वो समरी बताता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, और दूसरी बात आपको ये बताता है कि किस सिंबल का यूज क्या है, किस सिंबल को आपने क्या लेट किया है। इसलिए कंसीडरेशन जरूर लिखनी होती है डेरिवेशन के अंदर। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आपको कंसीडरेशन बताता हूं इसकी क्या है, सुनिएगा ढंग से, और जो लिखने वाली चीजें होंगी मैं यहां पे लिखूंगा, आप लिख सकते हैं मेरे साथ साथ। कंसीडर, कंसीडर अ कंडक्टर, कंसीडर अ कंडक्टर with n, small n लिखना, consider a conductor with n number of electrons, n number of electrons, comma, such that the length of conductor is L, length of conductor is L, and the area of cross section is capital A, and the area of cross section is A. Full stop. आगे लिखिए, let u1 vector, comma u2 vector, comma u3 vector, and so on up to un vector are
thermal velocity of electrons. Velocities of electrons. और thermal velocities of electrons जो होती हैं वो कब होती हैं? In the absence of external electric field. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाने का मतलब यह होता है कि आपने बैटरी के साथ उसको करंट नहीं कर रखा, ठीक है। देयरफॉर एवरेज थर्मल वेलोसिटी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आएगी। U average vector is equal to U1 vector plus U2 vector plus U3 vector and so on up to UN vector whole upon n। ऐसे निकालते हैं हम एवरेज, जिसको मीन भी बोल सकते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये आ गया हमारे पास U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू UN वेक्टर। ये यहां तक पहुंच गया आपके पास। अब ये जो हमारे पास था, इसका आंसर क्या है? इसका रिजल्ट है हमारे पास 0। अब इसका रिजल्ट 0 क्यों है? मैंने आपको बताया था बेटा लास्ट क्लास के अंदर कि अगर मैं सिंपल एक कॉपर की वायर ले लेता हूं और मैंने उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं किया, ना मैंने इसको किसी स्विच में लगाया, ना मैंने इसको बैटरी से जोड़ा, कुछ मैंने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया, तो आप अगर उस वायर को छुएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। और करंट नहीं लगेगा जबकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद भी करंट नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव कर रहे होते हैं, और जब वो रैंडम मूव कर रहे होते हैं तो उनका नेट इफेक्ट जो होता है, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो 0 होता है। तो इसीलिए जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी 0, क्योंकि जब तक आपने बैटरी नहीं लगाई तब तक इसका कोई भी ओवरऑल इफेक्ट नहीं था, ठीक है। दैट्स व्हाई द एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0। इसको ध्यान रखेंगे, ये हम यूज करेंगे डेरिवेशन में आगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या है? ये तो हमारे पास तब का एस्पेक्ट था जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, ठीक है। अब बात करते हैं जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा। नाउ after application of external electric field, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, E इज इक्वल टू V अपॉन L। अब ये क्या है? ये कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास? E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। dV का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस था और r का मतलब था डिस्टेंस जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है। तो यहाँ पर E था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, V था वोल्टेज जो बैटरी से मिलेगी, और L था लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्योंकि आपने लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये मेरे पास कंडक्टर था और आपने बैटरी ऐसे लगाई, तो इसकी जो लेंथ थी वो L थी आपके पास, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो था वो बैटरी के बराबर होगा, वो वोल्टेज थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन दोनों टर्मिनल के बीच में सेट होता है उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू V अपॉन L, ठीक है। एक ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि बेटा जैसी बैटरी लगाओगे, अभी इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे थे, जैसी बैटरी लगाओगे क्या होगा? बैटरी लगाते ही साथ इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मूव कर रहे थे वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे और वो अपने आप को एक्सेलरेट करेंगे। क्यों एक्सेलरेट करेंगे? सोचिए एक्सेलरेशन क्यों होगा? एक्सेलरेशन इसलिए होगा कि पहले कोई बैटरी नहीं लगा रखी तो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप अचानक बैटरी लगाओगे, पॉजिटिव टर्मिनल जैसे ही इलेक्ट्रॉन के सामने आएगा वो अचानक से एक्सेलरेट करेंगे अपने आप को, और जब वो अपने आप को एक्सेलरेट करेंगे तो उस एक्सेलरेशन से रिलेटेड फोर्स कौन सा होता है? ऐसा कौन सा फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है जिसमें एक्सेलरेशन आता है? सोचिए, सबसे फेमस फॉर्मूला फोर्स का जिसमें एक्सेलरेशन आता है वो था हमारे पास F = ma। ये था एक्सेलरेशन का फोर्स, और ये फोर्स एक और फोर्स के इक्वल हो जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है वो होता है F = QE, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत डेरिवेशन है, और ध्यान रखिए बेटा कि अक्सर ऐसा हुआ है कि बोर्ड में जब भी कोई डेरिवेशन आया है इस चैप्टर से तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर आया है। पिछले काफी सालों से एक ट्रेडिशन बनता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट कहीं लगेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर बेस 3-4 डेरिवेशन है, लेकिन ये मेन डेरिवेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। तो अब देखिए, नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन in the presence of
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। फॉर्मूला ये होता है, F तो एम ए था और F क्यू ई भी होता है, लेकिन क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो मैं इस Q की जगह लिख दूंगा माइनस का E। ये पता लगा माइनस E क्यों लिखा? क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस E, तो इसलिए चार्ज की जगह माइनस का E लिखा गया। ठीक है, अब इससे A कितना निकल के आता है? माइनस ई अपॉन एम। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूं, वैसे तो यहां वेक्टर आएगा और यहां वेक्टर आएगा, m इंटू, अगर ये f वेक्टर है तो ये आएगा m a वेक्टर। मास इज स्केलर क्वांटिटी बट एक्सेलरेशन इज वेक्टर, तो a के ऊपर वेक्टर आएगा। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होते हैं तो इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है तो उसके ऊपर साइन आएगा। ठीक है, अब देखो तो a इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन m आया हमारे पास। ठीक है, यहां वेक्टर आएगा और यहां वेक्टर आएगा, ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमको जरूरत पड़ने वाली है इन फॉर्मूलों की। और ध्यान रखना, पता है सबसे कमाल की बात होती है, कुछ बच्चे डेरिवेशन को इसलिए करते हैं कि चलो रट के नंबर ले आएंगे। डेरिवेशन करते हुए जो फॉर्मूले बीच बीच में ड्राइव हो रहे हैं ना, और जिस कंसेप्ट से वो आ रहे हैं, बेटा वो न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में काम आते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, डेरिवेशन आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपने डेरिवेशन करा और आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। आपको ये भी देखना है कि मैं किस किस कंसेप्ट से, क्या कंसेप्ट लगा कि इन दोनों फोर्स को बराबर रखा गया और तब एक्सेलरेशन निकला। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कभी किसी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में काम आ जाएगा, किसी न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। इस तरीके से देखना, ठीक है। तो अब देखिए, वेक्टर ए मेरे पास ये आ गया। अब इसके बाद क्या है, जब एक्सेलरेशन हो गया तो वेलोसिटी बदल जाएगी। पहले एक इलेक्ट्रॉन जो कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के u वेलोसिटी से मूव कर रहा था या u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो लगाने के बाद अब इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, उसको मैं v1 मान लूंगा। v1 इज द फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन भी हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, और अगर टाइम पता लग जाए, टाइम का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैं इन तीनों के बीच में, इन सब के बीच में क्या रिलेशन ले सकता हूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं कि v is equal to u plus at होता है, और ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है when there is acceleration। ये स्ट्रेट लाइन में कोई चीज मूव कर रही हो और उसके साथ एक्सेलरेशन हो रहा हो तो हम लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखते हैं। अब टाइम की अगर बात करनी है तो मैं पहले ये लिख देता हूं, नाउ let the relaxation time corresponding to electrons are tau 1, tau 2, tau 3, tau n, and the final velocities acquired by electrons are v1 vector, v2 vector, v3 vector, and so on up to vn vector respectively. सबसे कमाल की बात पता है क्या? सबसे कमाल की बात यह है कि जब आप यहाँ पे इस रिलेशन को लिख रहे थे टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, हमारे दिमाग में ये होता है कि आप टाउ के ऊपर वेक्टर लगा दें, ऐसा लगता है हमको। क्यों? क्योंकि क्लास 11th में आपने टाउ को पढ़ा है टॉर्क, और टॉर्क वेक्टर होता है, लेकिन यहाँ टाउ है टाइम, और टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है, तो गलती से भी टाउ के ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे आप। अगर आपने लगा दिया तो टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। बाकी जितनी वेक्टर क्वांटिटी में सबके ऊपर वेक्टर लगा रहा हूं। मैंने u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, u3 वेक्टर लिखा था, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर लिखा, लेकिन टाउ 1 वेक्टर नहीं लिखा, टाउ 2 वेक्टर नहीं लिखा। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन्स के ये थे सबके अलग अलग, और ये थी सबकी फाइनल वेलोसिटीज जो एक्सेलरेशन के बाद उनको मिलती है। तो अब क्या लिख सकते हैं, देखो नाउ बाय first equation of motion, हम क्या लिख सकते हैं, v1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ 1। फिर बता रहा हूं,
सेकंड के लिए क्या आएगा, v2 वेक्टर इज इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ 2। जो वेक्टर क्वांटिटी है सिर्फ उनके ऊपर वेक्टर लगेगा। इसी तरीके से अगर हम आगे तक जाएं तो vn वेक्टर जो आएगा nth के लिए वो आएगा un वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ n। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जब v को मैंने v1 v2 v3 लिखा है, u को मैंने u1 u2 u3 लिखा है, टाउ को मैंने टाउ 1 टाउ 3 लिखा है या टाउ n तक लिखा है, तो मैंने a को a1 a2 a3 क्यों नहीं लिखा? देखना चाहिए या नहीं? ये तो कंसेप्ट की बात है भाई। ऐसा थोड़ा कि जब मूड में आया तो लिख दिया और जब मूड में आया तो छोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन को क्या 1 2 3 4 लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन निकाला था आपने माइनस का ई अपॉन एम। अब सोचिए इनमें कौन सी ऐसी चीज है जो हर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है? मास सारे इलेक्ट्रॉन का सेम होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए सेम लगाया आपने क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक ही बैटरी लगाई गई है और एक बैटरी का मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सबके लिए सेम है। और ई का मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वो भी सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम है। तो जब चार्ज सबके लिए सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए सेम है, मास सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेम होता है, तो एक्सेलरेशन भी सारे इलेक्ट्रॉन का सेम ही होगा। और एक्सेलरेशन अगर सेम है तो मैं इसको a1 a2 a3 नहीं लिख सकता। ठीक है बेटा, राइट? इसी वजह से हमने नहीं लिखा। हर चीज के पीछे कंसेप्ट है, कोई भी चीज रटने वाली नहीं होती फिजिक्स में। अब देखते हैं क्या होता है। अब बेटा मुझे निकालना है इन सबका एवरेज। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू vn वेक्टर होल अपॉन n, एवरेज ऐसे निकलेगा, इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर एंड सो ऑन un वेक्टर अपॉन n प्लस a वेक्टर टाउ 1 प्लस टाउ 2 एंड सो ऑन अप टू टाउ n अपॉन n। मीन निकलेगा तो सबका निकलेगा, इसका भी मीन, उसका भी मीन, उसका भी मीन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये मेरे पास क्या है, जो एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को क्या बोलते हैं हम? द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमारे पास एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई vd वेक्टर। इस पूरे की जगह मैं vd वेक्टर लिख लूंगा। ये क्या है? u1 वेक्टर प्लस u2 एंड un होल अपॉन n। ये क्या है? ये पूरा का पूरा मिला के आपके पास जीरो है। इक्वेशन नंबर 1 में इसी को हमने जीरो बोला था, बिल्कुल इसी को हमने इक्वल टू जीरो लिखा था इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये था जीरो, यानी कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो प्लस a वेक्टर और ये आ गया टाउ। और ये टाउ जो क्या है, ये मीन रिलैक्सेशन टाइम है सबका एवरेज, सबका अलग था, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3। पूरे का अगर मैं एवरेज निकाल लूं तो ये आ जाएगा मीन रिलैक्सेशन टाइम। ये भी मीन था, ये मीन जीरो हो गया और ये मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो अब क्या लिख पाएंगे हम? अब चेक करते हैं। तो vd वेक्टर मेरे पास आ गया a वेक्टर इंटू टाउ। तो a वेक्टर मेरे पास क्या है? माइनस का e अपॉन m। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, इक्वेशन नंबर 2 में हमने लिखा था इसको। एंड दिस इज टाउ, दिस इज द फाइनल रिलेशन माइनस e टाउ अपॉन m। ये न्यूमेरिकल में भी खूब काम आएगा, कुछ और डेरिवेशन में भी काम आएगा, और ये रिलेशन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। vd इक्वल टू माइनस e टाउ अपॉन m। अब कोई एक चीज ऐसी है जो कंसेप्चुअल अभी है, जब आप फाइनल रिलेशन निकाल के आते हैं तो वहां पे जो पॉजिटिव साइन या जो नेगेटिव साइन आता है वो कुछ इंडिकेट करता है। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? यहां पर एक नेगेटिव साइन आया, अब ये क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन एनर्जी की, जब एनर्जी का कोई डेरिवेशन होता है तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि अट्रैक्शन हो रहा है और पॉजिटिव साइन बताता है कि रिपल्शन हो रहा है। लेकिन अगर कोई जनरल रिलेशन आ रहा है जहां पे कोई नेगेटिव साइन आ रहा है तो वहां पे ये पता लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड में जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब सोचो कौन कौन सी ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज हैं यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले के अंदर? एक मेरे पास है vd और एक है मेरे पास e। ये दो वेक्टर क्वांटिटी, और माइनस साइन का मतलब हो गया डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, ये इसका मतलब निकलता है। अब मैं कैसे मान लूं?
देखते हैं, ये एक कंडक्टर था और इसके साथ मैंने बैटरी लगा दी। इलेक्ट्रॉन यहां थे जो पहले फ्री मूव कर रहे थे, जैसे मैं बैटरी लगाऊंगा ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इधर खींचेगा, इधर ही तो खींचेगा। तो इसका मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आप चेक करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो था पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे थे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आया। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन की जगह मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो आंसर में पॉजिटिव साइन नहीं आता, लेकिन क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ही ड्रिफ्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं ड्रिफ्ट कर रहा, इसलिए आपको माइनस साइन वहां लगाना होता है। तो अब मेरे पास यहां मैं क्या लिख पाऊंगा, आपको जब आप डेरिवेशन को लिखें तो इसके साथ में आपको एक डायग्राम जरूर बना लें, तो उससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, डायग्राम देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब था। तो मैं लिख देता हूं, ये जरूर लिखना होता है आपको, हियर नेगेटिव साइन indicates that the direction of drift velocity of electrons is opposite to the direction of applied electric field, direction of applied electric field, ठीक है, drift velocity opposite to direction of applied electric field, ये मेन बात है, ठीक है बेटा। तो ये था आपका फर्स्ट डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन था और इसी का यूज हमारे आगे आने वाला है। आगे देखते हैं कि हमें कौन सा डेरिवेशन करना है। एक और नेक्स्ट रिलेशन है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी देखते हैं। और ध्यान रखिए बेटा, जिसने थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बारे में जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं हो वो मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखेंगे, वहां पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है कि थर्मल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोलते हैं और रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलते हैं। वो वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास है रिलेशन बिटवीन, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं आपको आज करा देने वाला हूं। रिलेशन बिटवीन करंट आईडी एंड करंट आई लिख देता हूं सिर्फ, करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD. Relation between current I and drift velocity VD. This is again one of the most demanding derivation of the chapter, जो काफी यूज आएगा आगे भी। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन चाहिए हमको। अच्छा, करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज इक्वल टू, क्या बेसिक फॉर्मूला है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये होता है। अगर मैं करंट का डेरिवेशन करना चाहता हूं तो मुझे चार्ज चाहिए और टाइम चाहिए। जब तक ये दो चीजें नहीं मिलेंगी मैं करंट का डेरिवेशन नहीं कर पाऊंगा। तो एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसी डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले सोचा कैसे जाता है, कि कैसे हम इसको स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली कुछ भी सोचने लगूंगा, रट लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम भूल जाएंगे। नहीं, आपको फिजिक्स में बहुत सारी डेरिवेशन याद करनी है पूरी क्लास 12 के अंदर, और अचानक से अब डेरिवेशन आ गई करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में करनी है, तो कैसे रिकैप्चुलेट करोगे एग्जाम में, कैसे याद रखोगे कि कहां से शुरुआत करना है। तो वही मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि करंट के बारे में सोचना है तो चार्ज अपॉन टाइम चाहिए। तो पहले मुझे चार्ज का बंदोबस्त करना पड़ेगा, फिर टाइम का बंदोबस्त करना पड़ेगा, दोनों को इस रिलेशन के अंदर पुट करूंगा तो करंट आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बता दूं, इसका छोटा सा डायग्राम, ज्यादा कुछ नहीं है, डायग्राम तो वही चल रहा है सिंपल वाला। ये कि मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रॉन को दिखाना पड़ेगा, यहाँ VD भी लिख देता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आ गया, जैसा था सिंपली। मैं इस पूरे कंडक्टर के लेंथ को L, जो कि हमने पहले लेट किया था, वो मान लेते हैं दोबारा, ठीक है। अब सुनिए क्या लिखेंगे हम, हमको लिखना है
कंसिडरेशन वही है आपकी जैसे पहले थी, लेकिन थोड़ा सा एक चेंज आएगा। अब वो क्या चेंज आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। कंसिडरेशन क्या है? कंसीडर अ कंडक्टर विद लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। लेंथ L हो गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो गया। फर्स्ट ऑफ लेट स्मॉल n जो था स्मॉल n बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। n क्या है हमारे पास? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखें पिछले डेरिवेशन में n का मतलब था आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर स्मॉल n का मतलब है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब सोचिए स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर चार्ज या देयरफॉर ठीक है, चार्ज इन द कंडक्टर। चार्ज ही तो निकालना है। कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज निकालना है तो चार्ज का बेसिक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE होता है, लेकिन ध्यान रखें वहां पे जो n आता है ना, यहाँ पे उस n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों में अंतर है, तो यहाँ पे मैं स्मॉल n ना लिख के कैपिटल N लिखता हूँ, दोनों के सिंबल अलग अलग हो गए। n का मतलब कैपिटल N का मतलब था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और स्मॉल n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, उसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी। तो अब देखो बच्चे, अब मैं लिख देता हूं, तो Q इज इक्वल टू स्मॉल n का मतलब क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम इनटू E। लिख देता हूं स्मॉल n का मतलब था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, व्हिच इज नोन एज नंबर डेंसिटी। ठीक है, तो कैपिटल N कितना आ जाएगा? n इनटू V आ जाएगा। अब आपके पास V का फॉर्मूला क्या है? V था वॉल्यूम। अगर एरिया ऑफ कंडक्टर A है और लेंथ L है तो वॉल्यूम क्या आता है? वॉल्यूम हमारे पास आता है A इनटू L, एरिया इनटू L। तो बड़ा खूबसूरत फॉर्मूला निकल के आता है Q इज इक्वल टू NaLe, नाली। नाली के नाम से याद कर लेंगे। चार्ज का फॉर्मूला आ गया NaLe। नाले बोल सकते हैं वैसे तो, ठीक है, नाली बोल दोगे तो अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू NaLe, चार्ज का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब क्या टारगेट है? चार्ज तो निकल गया, अब निकालना है टाइम। तो अगर टाइम निकालना है तो मेरे पास ये दिख रहा है डायग्राम, चलो जी निकालते हैं टाइम। टाइम ही तो नहीं निकाल पा रहे हैं आजकल लोग, बहुत टाइम है लेकिन फिर भी टाइम नहीं निकाल पा रहे। देखिए नाउ टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द लेंथ L ऑफ कंडक्टर। यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? तो वो हमारे पास क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस ये था हमारे पास पूरा का पूरा लेंथ, और किस वेलोसिटी से वो चल रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो मेरे पास आ गया T इज इक्वल टू L अपॉन VD, और जब ये मेरे पास आ गया तो क्या होगा? अब वैल्यू पुट करता हूं। टाइम तो चलो पता लग गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान देता हूं। अब नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। अब वो क्या क्या है हमारे पास? I इज इक्वल टू करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना निकाला था? नाली, NaLe अपॉन टाइम, टाइम था L अपॉन VD। ओके, तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो NaLe अपॉन L तो नीचे रह जाएगा, VD ऊपर चला जाएगा इनटू VD, L से L कैंसिल, तो I इज इक्वल टू आता है हमारे पास NeAVD। ये इसका तरीका है इसको याद रखने का, NeAVD। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। अगर इसको आपको याद रखने के लिए बनाना है तो मैं इसको अगर थोड़ा सा ऑर्डर बदल दूं तो मैं लिखता हूं I इज कर दूं NeVDA, नेविडा, जैसे नोएडा को बोलते हैं लोग नवेडा नवेडा नवेडा, नेविडा
ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप याद कर ले, याद करना जरूरी है। आप इसको ऐसे याद कर लें, ऐसे याद कर लें, करेक्ट सीक्वेंस तो यही है। लर्न करने के लिए आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं, नहीं मैटर करता, ठीक है, जैसे भी आप उसको याद करना चाहें। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और नई चीजों की। बहुत छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, लेकिन वो बेसिक है इस चैप्टर की, जो आपके बार बार काम आने वाली है। वो सारी चीजें मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं हम मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी। तो आइए इसका जो एनी वीडियो आपके पास था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, डिनोटेड बाय सिंबल म्यू ई। म्यू ई सिंबल से डिनोट करते हैं। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो सिंबल होता है वही है, और ई आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो मीनिंग समझते हैं, क्या मतलब होता है। मोबाइल फोन का मतलब क्या होता है, हमने बहुत कॉमन सा टर्म सुना है मोबाइल फोन, ठीक है। कुछ लोग सेल फोन बोलते हैं, सेल फोन इसलिए बोलते हैं कि उसमें सेल यूज हो रहा है, लेकिन मोबाइल फोन एक बहुत ट्रेडिशनली यूज्ड वर्ड है। तो व्हाई दैट फोन इज कॉल्ड, दैट पर्टिकुलर फोन इज कॉल्ड मोबाइल फोन। अब तो हम उसको स्मार्टफोन के नाम से जान लेते हैं और अलग तरीके से फोन के नाम से जानते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब मोबाइल फोन आए थे तो उनका नाम मोबाइल फोन क्यों रखा गया, क्यों रखा गया। मोबाइल का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच कैन मूव, आप फोन को लेके मूव कर सकते हो, वरना उसके अलावा क्या आपके पास पॉसिबिलिटी थी। लैंडलाइन फोन होते थे जिसकी एक लिमिटेशन होती थी कि आप उसको लेके मूव नहीं कर सकते हो, वो एक फिक्स जगह पे, इसलिए उसको बोलते हैं फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, ठीक है, क्योंकि वो मूव नहीं करता, वहां से मूव कर सकता है कुछ रीजन तक करेगा लेकिन बहुत दूर तक नहीं जाएगा। मोबाइल फोन को लेके आप पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हैं। तो मोबिलिटी का मतलब हो गया मूवमेंट। अब ये मूवमेंट किसका है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान रखिए, हम इलेक्ट्रॉन के उस मूवमेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे जो थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, रैंडम, उसकी बात नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसका कोई आउटकम नहीं है, उसका रिजल्ट जीरो होता है। लेकिन जो तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था जब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर रहे थे, वो कब शुरू हुआ, किस वजह से शुरू हुआ। ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड आप सप्लाई करते हो तब जाके ड्रिफ्टिंग होती है। तो मोबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कितना फील्ड अप्लाई किया तो कितनी ड्रिफ्टिंग हुई। ये बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया है, क्या इनपुट था तो क्या आउटपुट था, आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू मोबिलिटी। तो हमारे पास अब देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। पहले मैं आपको उसका फॉर्मूला बताता हूं, फिर हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। म्यू ई इज इक्वल टू, सप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्वायर क्या किया, एक्वायर किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। म्यू ई इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई, ये था। तो अब देखो बच्चे, वैल्यू पुट कर दें। वीडी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ई ई टाउ अपॉन एम, ये फॉर्मूला हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकाला। मैं माइनस साइन छोड़ रहा हूं बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो मोबिलिटी होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, नेगेटिव साइन का यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी की बात नहीं करते, तो हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो म्यू ई इज इक्वल टू वीडी की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज आपने ये लिख दी, यानी कि मॉड ऑफ वीडी लिखते हैं, तरीका ये होता है, अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई था हमारे पास, तो क्या आएगा ई टाउ अपॉन एम इनटू ई, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू ई आपके पास आ जाएगा ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। अब देखिए मैं बात करता हूं कि अब कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कई बार, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी स्केलर है कि वेक्टर है, कैसे पता लगेगा कि स्केलर क्वांटिटी है। सबसे बढ़िया तरीका, आपने इसको पूरा सिंपलीफाई कर लिया, और सिंपलीफाई करने के बाद आप कैसा है, ई टाउ अपॉन एम। ई का मतलब चार्ज, स्केलर क्वांटिटी, टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, स्केलर क्वांटिटी, एम का मतलब मास, स्केलर क्वांटिटी। जब इस पूरे के पूरे राइट हैंड साइड में सिर्फ स्केलर ही आता है तो इसका मतलब अल्टीमेटली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, राइट। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस, एसआई यूनिट क्या होगी, अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती है। दो मेन फॉर्मूले थे मेरे पास, एक ये फॉर्मूला था, एक ये फॉर्मूला था। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से एसआई यूनिट लिखता हूं
तो क्या आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी कोई सी भी हो, ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, तो आएगा मीटर अपॉन न्यूटन, ठीक है, मीटर अपॉन न्यूटन, जैसे भी आप लिखना चाहें, मीटर अपॉन ये सेकंड हो गया, न्यूटन इनटू कूलम ऊपर चला गया, तो आप इसको मीटर कूलम अपॉन न्यूटन सेकंड लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका हो गया इस वाले फॉर्मूले से लिखने का, तो वो कैसे लिखेंगे देखते हैं। और इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, चार्ज के लिए आएगा कूलम कैपिटल सी, रिलैक्सेशन टाइम के लिए आएगा टाइम सेकंड, और मास के लिए आएगा केजी, दैट मींस कूलम सेकंड पर केजी, ये दूसरी यूनिट है। तो आप दोनों में से कोई भी यूनिट याद कर सकते हैं, ठीक है बेटा, राइट। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी या मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, ये जो दोनों की दोनों क्वांटिटी दे रखी है, इन्हीं के बेस पर डेफिनेशन बनेगी। तो डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ drift velocity acquired by electrons to the applied electric field, drift velocity acquired by electrons to the applied electric field। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, it is defined as the ratio of drift velocity acquired by electrons to the applied electric field, ये था हमारे पास, ये डेफिनेशन हो गई। तो वीडी अपॉन ई से आ जाता है हमारे पास, ठीक है बेटा, राइट। अब एक लास्ट चीज आज की क्लास के लिए मैं आपको बता दूं, वो है हमारे पास करंट डेंसिटी। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको करंट डेंसिटी बताऊं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं बच्चे कि ये जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, मोबिलिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं होती, एक और चीज के लिए होती है, उसको बोलते हैं होल्स, HOLES, होल्स। अगर कभी आपने सेमीकंडक्टर पढ़ रखा हो, कभी केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, कभी भी और पढ़ रखा हो आपने सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स में जो दो तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। तो जो उसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसमें क्या होता है, डोपिंग होती है। आपने सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस की डोपिंग कर दी, एल्युमिनियम की डोपिंग कर दी, तो जो आप डोपिंग कर, डोपिंग का मतलब होता है इंप्योरिटी एटम को ऐड करना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें दो तरीके के चार्ज कैरियर डेवलप होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होते हैं होल्स। होल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर कोई यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन था, जैसे मैं एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर मानता हूं, मान लो सिलिकॉन में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 284 होता है, ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। किसी वजह से अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल के यहां आ गया, तो यहां क्या हुआ, यहां पर इसकी जगह एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और वो जो वैकेंसी थी ना, जो वैकेंट स्पेस बनता है, इसी को होल बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, दो तरीके के चार्ज कैरियर पॉसिबल होते हैं जो कि बेसिकली कंडक्शन कराते हैं, उनमें एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं होल्स। तो सेमीकंडक्टर में दोनों की वजह से ही कंडक्शन होता है। तो होल्स आर व्हाट, दे आर नथिंग बट द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, निकल के गया होगा, ध्यान रखना, पहले से कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था तो कोई होल नहीं होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के गया है तो वहां पर अपनी एक वैकेंसी क्रिएट करता है, उसी को हम होल बोलते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, उसी तरीके से मोबिलिटी ऑफ होल्स भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबाइल होते हैं बिकॉज दे आर रियल चार्ज कैरियर्स। इससे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से रिस्पांसिबल होते हैं होल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। फॉर्मूला वही आएगा, अगर होल के लिए लगाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, वही मेन फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन होगा नहीं, ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस मैंने आपकी नॉलेज के लिए इसको बता दिया, ठीक है। अब सुनिए, अब जो मैंने आपको बताया कि एक टॉपिक हमको पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हमारे पास है करंट डेंसिटी।
करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय सिंबल J वेक्टर। J वेक्टर से डिनोट करता है वेक्टर क्वांटिटी। अब करंट डेंसिटी क्या चीज होती है? देखिए, ये वो डेंसिटी नहीं है जैसा आप समझते हैं कि करंट अपॉन वॉल्यूम कर दिया तो डेंसिटी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कोई कंडक्टर है और इलेक्ट्रॉन बेटा इधर ड्रिफ्ट कर रहा है, तो करंट किधर फ्लो करेगी? तो करंट नॉर्मली जब फ्लो कर रही होती है तो परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्लो करती है। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसके परपेंडिकुलर ऐसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, ऐसे ये। तो करंट डेंसिटी क्या होती है? J वेक्टर इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। कितनी करंट पर यूनिट एरिया फ्लो करती है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, उसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, उसको करंट डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि करंट जो है वो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करती है, वॉल्यूम को क्रॉस नहीं करती। वॉल्यूम को तो ओवरऑल क्रॉस करेगी। तो क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फॉलो होती है, इसलिए वहां डेंसिटी के अंदर हमारे पास करंट अपॉन एरिया का टर्म आता है। अब देखो, तो J इक्वल टू I अपॉन A। अब कमाल की बात है कि अगर J मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो I और A में से कोई एक तो होना चाहिए वेक्टर। कौन वेक्टर होगा? एरिया। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमने पहले पढ़ा। लेकिन यहां पर आप डेफिनेशन में एक चीज बोलते हैं जो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन को इंडिकेट कर देती है। और वो क्या इंडिकेट करती है? मैं डेफिनेशन आपको पहले बताता हूं इसकी। ये आपका फॉर्मूला था, इसको चलो मैं दोबारा भी लिख दूंगा। यहां पे था हमारे पास, इट इज डिफाइंड as the current flowing per unit area perpendicular to the cross section area of conductor। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो J इक्वल टू I अपॉन A से आता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, और वो भी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो अब देखो J इक्वल टू I अपॉन A था। अब जरा इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आता है? अगर यहाँ वेक्टर आप ना भी लगाएं तो आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर बाद ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे आएगी। मैं इसको यही सॉल्व कर लेता हूँ आगे। देखिए, J इज इक्वल टू करंट की जगह आएगा मेरे पास, करंट का फॉर्मूला क्या निकाला था थोड़ी देर पहले? NEAVD, ये था फॉर्मूला, NEAVD अपॉन A। A से कैंसिल हो जाता है, तो J कितना बचा मेरे पास? अब मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ। J मेरे पास आता है NEVD। अब सोचिए, अगर J वेक्टर क्वांटिटी है तो राइट हैंड साइड में कोई एक चीज तो होनी चाहिए जो वेक्टर होगी। वो क्या है? J अगर मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरे पास VD वेक्टर होगा। ड्रिफ्ट लॉस से वेक्टर क्वांटिटी होती है, ना तो नंबर डेंसिटी होती है ना चार्ज। तो J वेक्टर इज इक्वल टू NEVD वेक्टर, ये हमारे पास निकल के आता है वेक्टर फॉर्म। तो मैं लिख देता हूं उसके आगे, it is a vector quantity, it is a vector quantity and SI unit, SI यूनिट क्या है? SI यूनिट है, फॉर्मूला था I अपॉन A। तो करंट के लिए था हमारे पास एम्पियर और एरिया के लिए था पर मीटर स्क्वायर। एरिया के लिए था मीटर स्क्वायर, तो J का आपके पास फॉर्मूला हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज करंट डेंसिटी। ठीक है, तो ये जो आज मैंने आपको चीजें बताई हैं बेटा, बहुत ध्यान से इनको रखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और मैं बहुत रिसेंटली आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भेजूंगा जो इन टॉपिक के ऊपर होंगे, उनको ढंग से आप करिएगा। ठीक है, और उसी के बेस पर हमारी डाउट क्लास होगी। ठीक है बेटा, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इतना पूरा याद रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ और उसका वेरिफिकेशन, जो हमने क्लास 10 में कभी नहीं पढ़ा। ठीक है बेटा, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।